हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश मॉडल पेपर फॉर द मार्च सेशन 2023। तो आज हम देखेंगे इस पेपर में आपको क्या कुछ आने वाला है और कैसे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है उन आंसर्स को अटेम्प्ट करने के लिए। तो क्लास 10th का ये मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 80 सब्जेक्ट इंग्लिश। टाइम जो आपका एग्जाम का रहेगा 3 आवर्स 3 घंटे होंगे आपके पास। तो पहला जो सेक्शन 1 रहेगा वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से रहेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इसके मार्क्स होंगे 15। आपको यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अब पहला जो यहाँ पे दिया गया है, जो आपका रेफरेंस एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक पोइम से लिया गया है। हम देखेंगे यहाँ पे इसको और नीचे फिर हम जब देखते हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हमें दिए गए, उनके हमें फिर आंसर्स अटेम्प्ट करने। चलिए पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, तो हम इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से, जो कि एग्जाम में भी आपको बिल्कुल हूबहू इसी तरह एक पोइम से एक्सट्रैक्ट आएगा और आपको उसको अटेम्प्ट करना है। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे क्या करना है आपको। यहाँ पे है ब्लिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. Now, the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was covered and she called him Custard. Custard the dragon had big sharp teeth, and his peaks and his spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really daggers on his toes. So dear students, ये हमारा जो एक्सट्रैक्ट है पोइम से लिया गया है। अब हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे हैं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो ए पार्ट है क्वेश्चन है, हु वर ब्लिंडाज कंपेनियन। ये ब्लिंडा के कंपेनियन दोस्त कौन थे। तो पहले ही जो पैसेज है इसका, पहली स्टेंजा जो है इस पोइम का, आपको यहाँ पे उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो ब्लिंडा लिव्ड, ब्लिंडा के कंपेनी लिव्ड किन के साथ रहती थी। एक तो था उसके ब्लैक किटन, दूसरा यहाँ पे माउस, ग्रे माउस, तीसरा येलो डॉग, और उसके बाद रेड वैगन, और लास्ट में यहाँ पे ड्रैगन की बात आ रही है। तो यहाँ पे कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे आंसर्स है, एक तो है किटन, ब्लैक किटन और ग्रे माउस, उसके बाद येलो डॉग और रेड वैगन, और फिर लास्ट में पेट ड्रैगन। तो ये आंसर रहेगा पहला जो है ब्लिंडा के जो कंपेनियंस कौन कौन है। इसके बाद दूसरा जो यहाँ पे है, हु इज कॉल्ड इंक एंड ब्लिंक इन द पोइम। इंक और ब्लिंक किसको कहा गया है पोइम में। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए आंसर ब्लैक किटन एज इंक। तो ये वाला एक आंसर है, यहाँ पे ब्लैक किटन को इंक कहा गया है, और दूसरा है ग्रे माउस जो है उसको नाम दिया गया है, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। तो यहाँ पे देखिए ये आंसर रहेगा ब्लैक किटन का इंक और ग्रे माउस का ब्लिंक। सी पार्ट जहाँ पे हम देख रहे हैं, मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। ए 1 यहाँ पे अंडरनीथ अबोव, दूसरा है कावर्ड फेयरफुल, और तीसरा है फायर प्लेस गेटवे, और चौथा है और। अगर हम यहाँ पे देखेंगे करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो पहला जो 2 वर्ड्स है अंडरनीथ और अबोव, ये अपोजिट एक दूसरे के हैं। बाकी कावर्ड और फेयरफुल ये भी साइनोनिमस ही है मान लीजिए, और फायर प्लेस और गेटवे और पोइम के हिसाब से ये भी साइनोनिमस है। सिनोनिमस को छोड़ के तो ये वाला हमारा यहाँ पे आंसर होता है, तो इसको हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर ले सकते हैं। ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, एंटीनियम्स है ये दोनों वर्ड्स। इसके बाद हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। द पोएट कंपेयर्स द नोज ऑफ ड्रैगन टू ए। तो ड्रैगन की नोज किसकी, इसको कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चिमनी फॉर ए नोज, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया इसको एंड सर्कल भी कर दिया है। अभी तो चिमनी आपको लिखना, द पोएट कंपेयर्स द नोज ऑफ ए ड्रैगन टू ए चिमनी, आपको यहाँ पे चिमनी लिखना है। तो इसके बाद द राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज। अगर हम राइम स्कीम की बात करें, इस पोइम में राइम स्कीम क्या है आपको पता है, वो ए बी ए सी ए बी होती है। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे शायद है, हाँ यहाँ पे है, देखिए एक तो है ए बी बी, दूसरा है ए बी, तीसरा है ए बी ए और नन। पहली यहाँ हम चलेंगे पोइम की तरफ, तो यहाँ पे हम इसको हाँ देखेंगे। देखिए ब्लिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, तो ए आता है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आइए। हाँ ओके, तो ये ए है, और इसके बाद विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस, तो ये हाउस और माउस राइमिंग वर्ड है, तो ये भी ए है। इसके बाद एंड ए लिटिल येलो डॉग एंड ए लिटिल रेड वैगन, तो इसको बी नाम देंगे हम। सॉरी थोड़ा जूम कर लेते हैं। और तो यहाँ पे ये वैगन, तो ये बी है, और एंड ए रियली लिटिल पेट ड्रैगन, तो ये भी बी है। तो हमारी राइम स्कीम जो यहाँ पे देखिए आप ए और बी है, तो ये वाला आंसर आपका आ जाता है इस क्वेश्चन का। तो इसकी ये वाला आंसर है, ये आंसर रहेगा इसका। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे। दूसरा पैसेज जो हमारा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इसके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम पैसेज पढ़ेंगे। वन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Znani on the podium. Mr. de Klerk was first sworn in, second deputy president, then Thabo Mbeki was sworn in as first
पेज नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। Deputy President, when it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. अब यहाँ पे दूसरा ये जो है ये प्रोज में लिया गया ये एक्सट्रैक्ट। अब इसके क्वेश्चन नीचे हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 है यहाँ पे ए पार्ट है, द स्पीकर इन द अबो पैसेज सेलिब्रेट्स। अब ये जो पैसेज है इसमें किसी चीज को दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आप किसकी खुशियां मना रहे हैं? रेसिज्म तो वो तो नहीं है, अपाथीर तो वो भी नहीं है, क्योंकि अफ्रीका जो वो इसी दो चीजें वहां पे थी, इनका वहां पे इस्तेसाल होता था तो एक्सप्लॉइट किया जाता था। इनजस्टिस नहीं, बिल्कुल ये नहीं। तो ह्यूमन डिग्निटी, तो ये वाला आंसर रहेगा ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि ये जो पैसेज है ये आपको पता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफिकल एक पार्ट है आपकी बुक में है। तो वहाँ पे ये अपनी आज़ादी के बाद जो हर एक वहाँ के शहरी जो था अफ्रीका का, उसको एक हक मिला, अपना हक मिला, वो गुलामी से आज़ाद हो गया, कॉलोनी रूल से आज़ाद हो गया, तो ह्यूमन डिग्निटी मिली, हर एक इंसान को इज्जत की ज़िंदगी मिली। तो उसी ह्यूमन डिग्निटी को जो सेलिब्रेट जब वो आज़ाद हुए, तो यहाँ पे आंसर रहेगा ह्यूमन डिग्निटी। अब बी पार्ट है यहाँ पे, विच वर्ड हैज़ बीन फॉर, यहाँ पे यूज होना चाहिए विच वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर डैश इन यूज्ड इन द पैसेज। चलिए यूज यहाँ पे लिखा है विच वर्ड हैज बीन फॉर डैश यूज्ड इन पैसेज। यहाँ पे जिसको हम आमतौर पे डाइस बोलते हैं तो ये है डाइस। तो स्पेलिंग इसकी रही थी असल में ये है DAIS, तो ये मिस स्पेलिंग होती है। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे DIS तो ये नहीं रहेगा, वहाँ पे DAIS रहेगा, तो ये है डाइस। तो डाइस के बदले ये जो डाइस है तो इसके बदले कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है? जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है पोडियम। तो वो पोडियम है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे पिछले पेज में वो पहले ही आया है। यहाँ पे देखिए पोडियम, ये वाला पोडियम यूज वर्ड हुआ है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे विच बी का आंसर रहेगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ इसको पहले। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा पोडियम। इसके बाद तीसरा है व्हाट इज मेंट बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो पैसेज में कहा गया है एक चीज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो कि सच में था, तो वो क्या था यहाँ पे आपको बोलना है, वो था अपार्थीड सिस्टम। जो अपार्थीड सिस्टम अफ्रीका में चल रहा था, यानी वहाँ पे जो ब्लैक लोग थे उनको बिल्कुल अदना माना जाता था, गुलाम माना जाता था, और वाइट पीपल रेसिज्म वहाँ चला था कि वाइट पीपल सुपरमेसी थी उनकी, तो उसको अपार्थीड सिस्टम कहते, उनको बराबर हक नहीं दिया जाता था जो ब्लैक पीपल थे। तो उसको कहा गया है, नेल्सन मंडेला उसको कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। अब इसके बाद है डी पार्ट, ओवन स्टाइल रेफर्स टू। ओवन स्टाइल तो ये अफ्रीका की बात हो रही है, अपने मुल्क की बात हो रही है जब वो आज़ाद हुआ, तो ये है टॉक्स अबाउट नेल्सन मंडेलाज ओवन कंट्री दैट इज अफ्रीका। तो यहाँ पे वो आंसर रहेगा, अफ्रीका की बात यहाँ पे हो रही है, उसकी अपनी कंट्री जो है होम कंट्री जिसकी वो मदर लैंड की बात कर रहा है। इसके बाद गिव अपोजिट वर्ड ऑफ विक्ट्री। अब विक्ट्री का अपोजिट क्या है? तो ये डिफीट हो सकता है, बिल्कुल आसानी के साथ आप लिख सकते। चलिए ये यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट पैसेज की तरफ चलेंगे हम। तीसरा है, इसके भी 5 मार्क्स है। रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चंस। चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कोरोना के मुतलिक है, कोविड-19 के मुतलिक है। अब ये जब पढ़ेंगे आप देखिए, द डेडलीस्ट वायरस ऑफ 21st सेंचुरी वाज आइडेंटिफाइड इन चाइना इन December 29। तो ये क्योंकि टाइम ज़्यादा जा रहा है मैं ये नहीं पढ़ूंगा, तो जब ये बिल्कुल ऊपर जो प्रोज है इसी की तरह ये अनसीन एक पैसेज है, जब आप यहाँ तक एंड तक पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको क्वेश्चन नीचे फॉलो करने हैं, उनका आंसर देना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे चूज द करेक्ट ऑप्शन, द कोरोना वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन। तो कहाँ पे पहला देखा गया, कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ? तो बिल्कुल आपके पैसेज में ही आंसर है वॉज आइडेंटिफाइड इन चाइना। तो इसका नाम यहाँ पे चाइना मुल्क का है, तो ये आप चाइना लिखेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो दूसरे पेज पे हैं। अब यहाँ पे देखिए
तो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, तो चाइना यहाँ पे ऑप्शन 1 2 चाइना, इंडिया, अमेरिका, ब्राजील, तो चाइना आंसर है। दूसरा पार्ट जो है बी पार्ट, नेम द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19। पैसेज की तरफ चलते जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे वहाँ 3 मुल्क का नाम दिया गया है। एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है देखिए द कंट्रीज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और उसके बाद इंडिया है और इसके बाद लास्ट में ब्राजील। तो ये 3 कंट्रीज यहाँ पे है जिनको ज़्यादा नुकसान हुआ, जो ज़्यादा मुतासर हुई इससे। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, यहाँ पे देखिए, तो आप नेम द कंट्रीज उनको आप लिखेंगे, तो यूएसए, फिर इंडिया और फिर ब्राजील। अब यहाँ पे स्टेट सी पार्ट है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, क्या ये गलत है कि ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो कहा गया है स्टेटमेंट हमें देखना है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल इज वन ऑफ द मोर कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। जब आप पैसेज में देखेंगे ये कॉमन सिम्टम नहीं है, ये कॉमन सिम्टम नहीं है इसका, ये रेयर केस में होता था। तो पैसेज के हिसाब से ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स रहेगा यहाँ पे जब आप पैसेज पढ़ेंगे। और डी पार्ट है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोलोसल। कोलोसल का मतलब है ग्रेट, इमेंस, तो इसका सिनोनिम यानी और एक वर्ड जिसका कमोबेश यही मानिए, तो उसको आप लिख सकते हैं ग्रेट, एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो या इमेंस भी लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आ सकता है कोलोसल का सिनोनिम, इट कैन बी वेरी ग्रेट, एक्सट्रीमली ग्रेट और इमेंस। इसके बाद ई पार्ट जो है, गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो आपको पहले ही पता है जो टाइटल किसी पैसेज का होता है, इट इज बेस्ड ऑन द मोस्ट फोकस्ड पॉइंट इन द होल पैसेज। तो पैसेज में किसके मुताबिक बात हुई, कोविड-19, तो आपका जो ये पैसेज है आप कोविड-19 लिख सकते हैं, इसका टाइटल कोविड-19 रहेगा और आप लिख सकते हैं कोविड-19 इट्स इम्प्लीकेशंस, तो वो भी रहेगा, लेकिन मेन थीम जो है वो कोविड-19 ही है जो सारी दुनिया में फैल गया था इन द लास्ट 2 ईयर्स। इसके बाद सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, ग्रामर सेक्शन हमारा है, 15 मार्क्स इसके भी है इस सेक्शन के। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमें क्या करना होगा। चौथा क्वेश्चन है, इंसर्ट एप्रोप्रिएट मॉडल्स गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारे पास 2-4 मॉडल्स हैं, हमें इनको इंसर्ट करना है एज पर नीड। पहला है ए पार्ट, यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स डैश डैश डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग। यहाँ पे शुड आएगा, आपको पता है मॉडल्स का आपने यूज़ पढ़ा होगा क्लासरूम में कि कहाँ पे, जहाँ पे हम चाहते हैं कि नहीं कोई चीज़ डेवलप हो, जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट देयर टीचर्स, तो इसी तरह ये ऑप्शन भी यहाँ पे आएगा, स्टूडेंट शुड डेवलप हैबिट ऑफ रीडिंग, तो ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद दूसरा है बी पार्ट डैश डैश यू प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, तो इसके यहाँ कुड आएगा। ये रिक्वेस्ट है एक किस्म की, बिल्कुल आप आराम के साथ आप इसको पूछते हैं, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हालांकि यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, लेकिन इट इज सम काइंड ऑफ वेरी पोलाइट गेस्चर टुवर्ड्स आस्किंग समबडी टू गिव समथिंग। तो यहाँ पे आएगा कुड यू प्लीज, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कुड आएगा, कुड यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मॉडल जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा कि कुड कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद 5th क्वेश्चन है यहाँ पे, इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल इन द ब्लैंक प्लेस। आर्टिकल आपने पढ़े ही होंगे, चाहे आप एन की बात करें, अ की बात करें, द की बात करें। तो पहला है डैश डैश राइज इन द ईस्ट, तो आपको पता है द सन, क्योंकि सन के साथ आपको पता है द आता है। इसके बाद दूसरा है आई गिव डैश डैश फ्रेश ऑरेंज, तो एक ऑरेंज दिया है, ऑरेंजेस नहीं है तो ए ऑरेंज। यहाँ पे अगर डायरेक्ट फ्रेश नहीं होता तो एन ऑरेंज आता, लेकिन आई गिव हिम ए फ्रेश ऑरेंज, एफ आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड बीच में, अगर फ्रेश नहीं होता तो एन ऑरेंज आता, तो ऑरेंज आई गिव हिम ए फ्रेश ऑरेंज। तो ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, पुट इन द रिलेटिव क्लॉजेज एंड रिराइट द सेंटेंस। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस एक या दो होंगे या पार्ट्स में होंगे, तो हमें इनको रिलेटिव क्लॉज में एक को तब्दील करना है और फिर सेंटेंस दोबारा में। आपको पता है रिलेटिव क्लॉज में जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, खास तौर जो बात करेंगे विच और हु की, जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग ह्यूमन्स के लिए, तो वो सारा कुछ यहाँ पे यूज होगा, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है हु और विच। इसके अलावा भी है जैसे कि होम, होज, तो लेकिन यहाँ पे जब हम देखेंगे ये दो ज्यादा यूज होते हैं। पहला है क्वेश्चन, सिमरन गेव ए डांस प्रोग्राम यस्टरडे एंड इट इज बीइंग एप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी। अब यहाँ पे डांस, देखिए डांस की बात हो रही है और वो अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे सिमरन गेव ए डांस, यहाँ पे आप लिखेंगे सिमरन गेव ए डांस यस्टरडे विच इज बीइंग अप्रिशिएटेड, तो यहाँ पे विच आप इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, और जो मैंने कहा वो आप लिखेंगे सिमरन गेव ए डांस यस्टरडे, डांस प्रोग्राम यस्टरडे विच इज, एंड आप काटेंगे और इट भी काटेंगे, यहाँ पे विच लगाएंगे, विच इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय एवरीबॉडी। इसके बाद दूसरा है मिस्टर शाह इज नॉट फीलिंग वेल सो ही कुड नॉट गो टू ऑफिस टू अटेंड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। अब यहाँ पे मिस्टर शाह के बारे में हमें बोलना है, तो एक यहाँ पे हमें हु का यूज करना होगा। यहाँ डांस के बारे में बात थी तो विच हमने किया, हम कहेंगे मिस्टर शाह, यहाँ पे हम यूज करेंगे हु। हाँ, यहाँ पे मिस्टर शाह हु इज नॉट फीलिंग वेल कुड नॉट, फिर सो ही हमें काटना है, कुड नॉट गो टू ऑफिस टू अटेंड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। यहाँ पे दोबारा बोल दूं, मिस्टर शाह हु इज नॉट फीलिंग वेल कुड नॉट गो टू ऑफिस
टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। इसके बाद सी पार्ट है हमारा है सना रोट स्टोरी, फुल स्टॉप है, इसके बाद पीरियड है, इट बैग द फर्स्ट प्राइज इन द क्रिएटिव राइटिंग ऑफ कंपटीशन। अब यहाँ पे देखिए सना दोबारा पर्सन है, हु आएगा यहाँ पे, कहाँ पे आएगा, हम लिखेंगे सना रोट स्टोरी। अब हमें यहाँ लिखिए अगर सना के बारे में तो फिर हु, लेकिन यहाँ पे इट बैग, तो यहाँ स्टोरी के बारे में हमें बोलना है, रिलेटिव क्लास इसके बारे में बात कर रहा है, तो हम कहेंगे सना रोट स्टोरी विच बैग फर्स्ट प्राइज इन क्रिएटिव राइटिंग। तो इट के बदले हमें विच लगाना है यहाँ पे हमें हु की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे किसको हाईलाइट करना है, स्टोरी को कंप्लीमेंट करना है, इसलिए विच आएगा, तो यहाँ पे आएगा सना रोट स्टोरी विच गॉट, तो यहाँ पे विच बैगड भी आप लिख सकते हैं, विच बैगड फर्स्ट प्राइज इन द क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन। तो ये कुछ था रिलेटिव क्लॉज जो हमने बनाए यहाँ पे, और सेंटेंस भी दोबारा लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्ट स्पीच। आपको पहले ही पता होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं आमतौर, या नरेशन भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे ये जो सारा है जो टिपिकल थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिया है, जो आपने सीखा होगा कि एक सेंटेंस होता था, आप उसको चेंज करते थे अकॉर्डिंग प्रेजेंट टू पास्ट, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल, और अकॉर्डिंग जो प्रोनाउंस हुए वो चेंज करने। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिया गया, आपको देखना है कौन बात कर रहा है, वहाँ पे कोटेशन मार्क कामाज डालने हैं, और कहाँ पे क्या बोल रहा है उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। जैसे मैं पहले दिखाऊंगा, इट इज सेड, यहाँ पे देखिए आपको रिपोर्टेड स्पीच, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्ट स्पीच, ये वाला हिस्सा जो है ये आपको रिपोर्टेड स्पीच जो है इसको चेंज करना है, चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच, आपको इनडायरेक्ट में इसको डालना है। तो यहाँ पे देखिए इट इज सेड आप कह सकते हैं, इट इज टोल्ड, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो रिपोर्ट स्पीच है ये एक आप मान लीजिए सेइंग है, ये कहा गया है, क्या कहा गया है, इट इज नॉट हाउ मच वी हैव बट हाउ मच वी एंजॉय दैट मेक्स हैप्पीनेस। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह होता है, इसलिए इसमें ज्यादा हम चेंज नहीं करते, खासकर वर्ब हम चेंज नहीं करते। तो आप लिखेंगे इट इज टोल्ड दैट इट इज नॉट हाउ मच वी हैव बट हाउ मच वी एंजॉय दैट मेक्स हैप्पीनेस, तो कामास को काट देंगे आप। इसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे ये भी इसी तरीके से आपको करना है बिल्कुल। अगर कहीं पे अगर आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ या जो डेली बेसिस की तरफ कुछ डेली ट्रुथ की तरफ कोई जाता है, तो वो वहां पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है वर्ब्स को, और ना ही वहां पे प्रोनाउंस भी ज्यादा चेंज होते हैं। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ये आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग, इसमें टेंस भी चेंज हो जाएगा, आई के बदले फिर प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा, वो आप ठीक ठाक तरीके से करेंगे। यहाँ पे तो थोड़ा ट्रिकी दिया गया है, लेकिन बिल्कुल ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आप आराम के साथ इसको कर सकेंगे। टाइम कम होने की वजह से मैं इसको ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि लंबा जा रहा है वीडियो। अब आगे जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यूज एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क, स्पेलिंग, टेंसेज वेयर एवर नेसेसरी टू एडिट द पैसेज। आपको एडिट करना है पैसेज को, और किन खास चीज़ों की तरफ को ध्यान रखना है, या तो आपको पंक्चुएशन मार्क्स डालने होंगे कहीं पे, या स्पेलिंग डालनी होगी, या टेंसेज वगैरह वगैरह। तो 5 मार्क्स है हमारे इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पहले देखिए ये जो यहाँ पे ए है, इसका मतलब है इससे पहले जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे कोई ना कोई गलती होगी, वो आपको यहाँ पे दिखानी है क्या गलती है। देखिए आई एंटर द मैनेजर्स ऑफिस, पहले आप देखिए एंटर की स्पेलिंग क्या है, ENTRED, तो जो स्पेलिंग वो गलत है, एंटर्ड की आप करेक्ट लिखेंगे ENTERED, तो वो है आई एंटर्ड मैनेजर्स ऑफिस, सैट डाउन, एंटर्ड आई। यहाँ पे इसको काट देंगे, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कोटेशन का आमाज भी डालने हैं। तो यहाँ पे आई हैव जस्ट लॉस्ट 500 रुपीज एंड आई फेल्ट वेरी अपसेट, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स दोबारा लास्ट में, क्योंकि ये जो अंदर ये शख्स चाहे मेल है फीमेल, जब ये मैनेजर के रूम में गई तब ये बात वहाँ से बोलती है। तो यहाँ पे आपको पहले तो एंटर्ड को लिखना होगा कि ये गलत है, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। फिर है आगे आई लीव, यहाँ पे कोटेशन मार्क्स में आई लीव द मनी इन माई डेस्क। तो पास की बात है, लीव के बदले आपको यहाँ पे लेफ्ट, क्योंकि इसने रखे थे, आई लेफ्ट द मनी इन द डेस्क। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे है आई शेयर, तो यहाँ पे मैंने कहा कि लीव के बदले लेफ्ट, वो यहाँ पे लिखेंगे एंड इट इज नॉट देयर नाउ। तो यहाँ पे ठीक है, द मैनेजर वाज वेरी सिंपैथेटिक बट ही कैन डू नथिंग। कैन के बदले पास्ट की बात है कुड, तो यहाँ पे कुड आएगा, आपको कुड लिखना है, ही कुड डू नथिंग। एवरीवन लूजेस मनी दीज डेज, देखिए दीज की स्पेलिंग देखिए क्या है, गलत है, THESES, तो आपको लिखना है यहाँ पे जो गलती है THESE, डीज है यहाँ पे। तो इसके बाद ही स्टार्ट्स टू कंप्लेन अबाउट हिज दिस विकेड वर्ल्ड, ही स्टार्ट है यहाँ पे, लेकिन पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे अब आएगा स्टार्टेड, उसने स्टार्ट की, क्योंकि सारा कुछ जो कन्वर्सेशन पास्ट टेंस में चल रहा है। ही स्टार्टेड, यहाँ पे देखिए ही स्टार्टेड टू कंप्लेन अबाउट दिस विकेड वर्ल्ड बट वाज इंटरप्टेड, यहाँ देखिए पास्ट टेंस दिखा रहा है आपको समझ आने के लिए, बट वाज इंटरप्टेड बाय नॉक एट द डोर। तो ये कुछ रहेगा जो हमें यहाँ पे टेंस के हिसाब से कहीं पे स्पेलिंग, कहीं पे पंक्चुएशन मार्क्स डालनी थी, तो वो हमने कर दिया। इसके बाद सेक्शन C है राइटिंग स्किल्स का 20 मार्क्स,
हमें इस पोर्शन के मिलेंगे जब हम इसको कंप्लीट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे जो है डायलॉग राइटिंग जो है, पहला है कंप्लीट द डायलॉग गिवन बिलो। ये डायलॉग जो होता है, आप देखिए कहीं पे आपको क्वेश्चन में कुछ आधा ही सेंटेंस है, कहीं पे जो आंसर दिया है इंटरव्यू और सीमा के दरमियान, तो वहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। आप कैसे करेंगे? आपको अगर कहीं पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पहले देखिए इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ पे इनकम्प्लीट है, आपको आंसर जो सीमा ने दिया है आंसर से आपको बाकी पार्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए पहला जो है यहाँ पे, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखा सकूँ। तो यहाँ पे हाँ चलिए, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। हम यहाँ पे इसको लिखने जा रहे हैं। आप देखिए हाँ, इंटरव्यूअर है, कंप्लीट द डायलॉग, इंटरव्यूअर पूछ रहा है और सीमा की दरमियान इंटरव्यू हो रहा है। अब इंटरव्यू पूछ रहा है, जो इंटरव्यू कर रहा है, व्हाई डू यू थिंक यू डैश डैश। अब सीमा का आंसर, अब यहाँ पे हमें क्या लिखना, आप परेशान नहीं हो जाए। मैंने कहा कि आप आंसर देखिए सीमा ने क्या बोला है, वहीं से आपका जो ये पार्ट है वो मिल जाएगा। वो बोल रही है सीमा, आंसर बोल रही है, मैम आई एम क्वालिफाइड फॉर द जॉब एज टीचिंग इज माई पैशन, आई हैव बिकम ए टीचर बाई चॉइस एंड नॉट बाई चांस। तो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, व्हाई डू यू थिंक यू आर क्वालिफाइड, यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, फॉर दिस जॉब। तो ये कुछ रहेगा यहाँ पे। तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन बन गया हमारा, तो आंसर इसी के हिसाब से आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे एक आंसर होगा उसी तरह का क्वेश्चन होगा। अगर क्वेश्चन पूरा है तो आंसर इनकम्प्लीट है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को यहाँ पे कंप्लीट करना है। दूसरे देखिए इंटरव्यू पूछ रहा है, व्हाट इज डैश डैश, तो सीमा बोल रही है, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन। तो किसके मुताबिक पूछा है? आप यहाँ पे इंटरव्यू कह सकते हैं, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन के बारे में नोट ऑफ इंट्रोगेशन तो जवाब दे दिया। इंटरव्यू फिर पूछता है, व्हाट इज योर टीचिंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे आधा ही जवाब इसमें दिया, आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस। आप लिखते हैं आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, कुछ 2 ईयर्स लिखेंगे, कुछ 3, तो ये पर्सनल आंसर हो सकता है, लेकिन लिखेंगे ऐसे आप ईयर्स का जिक्र करेंगे। इंटरव्यू फिर पूछता है, हाउ डू यू फाइंड स्टूडेंट्स नाउ ए डेज, तो आप आज स्टूडेंट्स के बारे में क्या राय रखते हैं? तो सीमा बोलेंगे, आई फाइंड देम वेरी मच लर्निंग एंड सम टाइम चैलेंजिंग टू फेस न्यू स्ट्रेटजी। तो ये आप कुछ लिख सकते हैं, ये आंसर शॉर्ट में आप लिखेंगे, आई फाइंड देम वेरी मच ईगर टू लर्न, तो ये भी हो सकता है। इंटरव्यूअर फिर है, हाउ डू यू इवैल्यूएट योर स्टूडेंट्स, सीमा का आंसर क्या रहेगा? ये भी पर्सनल एस्पेक्ट्स पे आंसर बहुत आ सकते हैं। हम शॉर्ट में लिखेंगे, आई विल वेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। इसके बाद इंटरव्यूअर है, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज के आप क्वेश्चन पूछ रहा है सीमा को, क्या आज का जमाना जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टीचर क्या रोल बनता है? ये भी आंसर मैंने कहा कि सब्जेक्ट टू आंसर हो सकता है, अलग अलग आंसर सकते हैं। अगर कॉमन आंसर की बात करें तो यहाँ पे सीमा बोल सकती है कि आई थिंक द रोल ऑफ टीचर इज टू इक्विप हिमसेल्फ विद मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सो दैट ही कैन बेटर डिलीवर हिज गुड्स इन द क्लासरूम। तो ये कुछ आंसर रह सकता है इसमें, तो आपका ये जो डायलॉग है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं जहन में ये आप रखेंगे कि आपका जो सवाल है वो जवाब के हिसाब से हो, या जवाब जो सवाल के हिसाब से हो, तभी आपका डायलॉग कंप्लीट हो जाएगा। आपको वहीं से, आपको खुद ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहीं डायलॉग में से आपका आंसर निकल के आएगा। अब इसके बाद है, डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ नोटिस टू बी पुट फॉर स्टूडेंट्स ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, राइट द नोटिस in not more than 50 words, including relevant details from the letter, so that the students may contribute generously. Do not give any extra information. Put the words in the box. अब यहाँ पे क्या है, आपको नोटिस लिखनी है, 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। अब आपने ये किया होगा, आपकी इंग्लिश में पहले ही चैप्टर में है नोटिस राइटिंग। अब आपको क्या करना है, इसके लिए ये वाला जो पोर्शन ये हमें ज़रूरत नहीं है, आपका ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के, या ये वाला हिस्सा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल ली है वो, और आपको नोटिस बोर्ड में, आपको पता है नोटिस बोर्ड पहले आप बॉक्स में डालेंगे, ऊपर आप स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे एक ही पब्लिक स्कूल, एक ही पब्लिक स्कूल, किसी क्योंकि स्कूल के लिए पब्लिक स्कूल। इसके बाद आप लिखेंगे नोटिस, आप नोटिस लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा टाइटल देंगे इसका, जैसे कि हम ये आप पढ़ेंगे, द कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर इज ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर एराडिकेशन ऑफ सम डिजीजेस, कैंसर एंड हीमोफीलिया। The organization helps the people who are suffering from cancer, hemophilia, and some other disorders. It even bears the huge expenses for treatment of the disease as mentioned. The society is meant especially for those who are extremely poor. It also provides free medical advice, medicines. We would deem it a gesture of kindness and generosity if students contribute to the cause of rendering to help to the people of Jammu and Kashmir who are suffering from these diseases. The students may even request their parents to contribute generously towards the noble cause. अब देखिए हमारा यहाँ पे जो मेन मकसद है, पॉइंट है, वो मिल गया। अब यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे पहले तो एक ही पब्लिक स्कूल, फिर नोटिस, फिर इसके बाद यहाँ पे डेट, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड में डेट डाल सकते हैं, और इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे इस नोटिस का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा डोनेशन फॉर कैंसर ऑफ कश्मीर। तो आप लिखेंगे डोनेशन फॉर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर, या आप ये भी लिख सकते हैं डोनेशन फॉर कैंसर पेशेंट्स, क्योंकि वो भी वही रहेगा। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल डाल देंगे कि कैंसर, इसके बारे में कि द कैंसर ऑफ कश्मीर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लिखेंगे वर्किंग फॉर और हेल्पिंग द पुअर पीपल हु सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हीमोफिलिया एंड अदर डिजीजेस।
इसके बाद आप लिखेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट एंड आल्सो रिक्वेस्ट देयर पेरेंट्स टू डोनेट फॉर दिस नोबल काज। तो ये कुछ रहेगा। फिर आप नीचे स्टूडेंट सेक्रेटरी या कुछ लिख सकते हैं जो आपका होगा, तो स्टूडेंट सेक्रेटरी नीचे। तो ये आपकी नोटिस बन जाएगी। इस जो क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है 50 वर्ड्स में आपको ये सारा कुछ लिखना है। हालांकि इसमें ज़्यादा वर्ड्स है, आपको ज़्यादा वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। 50 वर्ड्स में आप ऐसा नोट्स बना सकते हैं और ये इसका आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, चलिए इसके साथ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, रीड द फॉलोइंग नोटिस फ्रॉम द नोटपैड ऑफ श्री रामनाथ, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी स्कूल रामनगर। ही आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू ड्राफ्ट ए मैसेज ऑन हिज बिहाफ फॉर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ secretary. Using the information from the notepad, draft a message in not more than 50 words. 50 words यहाँ पे भी है. Put the message in the box. अब क्या करना है कि आपको कहा गया है कि आप मान लीजिए असिस्टेंट है जो एक प्रिंसिपल है श्री रामनाथ, प्रिंसिपल है सेकेंडरी स्कूल रामनगर, तो उसके नोटपैड में से आपको कुछ पॉइंट्स मिले, उसकी बिना पे आपको एक मैसेज डेवलप करनी है, बनानी है और वो कुछ भेजनी है आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव को भी और स्टाफ सेक्रेटरी को भी। अब पॉइंट्स क्या है ये वो देख लीजिए। 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट जो है इन पे हमें नजर रखनी है। एक तो है ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, दूसरा है स्टैंडिंग एप्लीकेशन विद वन और अदर एक्सक्यूज, तीसरा इनडिसिप्लिन क्रिएटेड देयर अपॉन एंड ऑल द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टाफ सेक्रेटरी टू अटेंड द मीटिंग। तो इसमें बिल्कुल आपको पॉइंट्स दिए गए, आपको क्या लिखना है आप लिखेंगे यहाँ पे। मैसेज जो रहेगी आपकी वो रहेगी कि ऑल, यहाँ पे देखिए, ऑल क्लास रिप्रेजेंटेटिव एंड स्टाफ सेक्रेटरी आर इन्फॉर्म्ड टू अटेंड एन इंपॉर्टेंट मीटिंग रिगार्डिंग द ग्रोइंग टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली एंड सेंडिंग एप्लीकेशंस विद वन और अदर एक्सक्यूज एंड क्रिएटिंग इनडिसिप्लिन इन द स्कूल। तो ये कुछ मैसेज बन के आएगी इसके लिए जो आप लिखेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको इन दो में से एक करना है। डू एनी वन, आप यहाँ देखिए एनी वन, ए पार्ट बी पार्ट दो में से एक करना है आपको। 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो पहला क्या है, राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स अप्रिशिएटिंग देम फॉर ऑल द लिटिल थिंग्स दे डू फॉर यू। अब देखिए पेरेंट्स को आपको लेटर भेजनी है। आपको पता है लेटर्स के 2 किस्म, अगर मेन बात करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो जिसको आप पर्सनल भी कहते हैं और ऑफिशियल भी कहते हैं। तो ये एक पर्सनल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, आपको पेरेंट को भेजनी है। आपको पता है लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे डियर पापा या डियर मॉम, जो भी आपका होगा पेरेंट उसको भेज सकते हैं। नीचे फिर बिल्कुल जो आपके इनफॉर्मल वर्ड्स आप यूज करते हैं, आई होप आई एम गुड एंड आई होप दैट यू आर इन गुड हेल्थ एंड उसके बाद आपको स्टार्टिंग में जो मैंने बोला कि ये लिखना है और फिर उसके बाद जो पेरेंट्स ने आपके लिए किया उन चीज़ों का जिक्र करना है, जैसे कि आपकी यूनिफॉर्म, आपके जो बुक्स है, आपका स्कूल फीस। हालांकि आपके अगर आप लिख भी सकते हैं कि आपके घर की जो आप पेरेंट्स को ये बता सकते हैं कि आपने जो पॉवर्टी के बावजूद मुझे इस तरह पढ़ाया लिखाया, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो वो चीज़ें आप लिख सकते हैं और नीचे अपना नाम लिखेंगे, यूर लविंग डॉटर, यूर लविंग सन, फिर अपना नाम डाल सकते हैं। तो ये आपकी लेटर हो जाएगी। तो ये बिल्कुल आपको पर्सनल जो वर्ड्स होते हैं एक पर्सनल लेटर में वो डालने हैं, ऑप्शनल लेटर नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे आप तो बी पार्ट आपके लिए है, तो ये आप करेंगे लेटर, राइट ए लेटर टू एन एडिटर about the need of an oxygen cylinder needed for the elderly people in your locality in light of COVID-19। तो ये एक ऑप्शनल लेटर रहेगी, ये एक फॉर्मल लेटर है, एडिटर को भेजने। एडिटर क्या होता है, एडिटर न्यूज़पेपर हो सकता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा गैस दूं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं द एडिटर ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर। नीचे फिर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा इसका यहाँ पे दिया गया है, नीड ऑफ सिलेंडर्स फॉर एल्डरली पीपल। तो ये उसका सब्जेक्ट, इसके बाद सर फिर उसके बाद प्रपोज्ड है वो सब्जेक्ट, इट इज रिक्वेस्टेड दैट वी हैव गॉट नंबर ऑफ एल्डरली पीपल इन आवर लोकेलिटी हु आर सफरिंग फ्रॉम लो ऑक्सीजन लेवल ड्यू टू द करंट पैंडेमिक कोविड-19। ये कुछ आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कि उनकी हालत कभी कभी अचानक खराब हो जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल होने की वजह से आपने कईयों की जान भी खोई है लोकेलिटी में, तो उस चीज़ को आप हाईलाइट कर सकते हैं और फिर 1-2 लाइन और इसको ऐड करके रिलेटेड द कोविड-19 से क्या क्या खतरात रहे आपको पास्ट में, या उन एल्डरली पीपल का कभी कभी आपको गाड़ी नहीं मिलती है वक्त पे और उनकी जान जो है कीमती जान वो ज़ाया हो जाती है, वो आप लिखेंगे। और नीचे फिर आप अपना नाम लिखेंगे, बिल्कुल आपने स्ट्रीट और मोहल्ले या जो भी है टाउन का नाम लिखेंगे। हालांकि आप ऊपर राइट साइड में भी कॉर्नर में लिख सकते हैं, अगर वहाँ पे नहीं लिखा आपने डेट के बाद तो आप नीचे अपना नाम और फिर आपने एड्रेस वेड्रेस डाल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मल लेटर रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो यहाँ पे आ रहा है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज कोहेरेंटली। कोहेरेंटली मीन्स बिल्कुल लगना चाहिए कि नहीं, इनमें कोई टकराव नहीं है, जो ये आइडियाज आप बोल रहे हैं बिल्कुल एक स्मूथ सा जा रहा है, बिल्कुल जो बात अगली बात जो आ रही है वो इसी से टच कर रही है, उनको बोलते हैं कोहेरेंस इन आइडियाज। तो यहाँ पे यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज कोहेरेंटली बिफोर यू बिगिन टू राइट। आपको क्या करना है, 5 मार्क्स दिए गए हैं। डू एनी वन, यहाँ पे भी 2 में से एक आपको करना है, ये आपको ध्यान में, डू एनी वन यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब क्या है, पहला ए जो है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। यहाँ पे बहुत से पॉइंट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बोला गया कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट होता है, परफॉर्म टास्क एबिलिटी टू रीजन, एसोसिएटेड विद ह्यूमन बींग्स,
machines learn from experiences, self-driven cause, robotic surgeries, e-payment, gene mapping। तो ये आप कुछ लिख सकते हैं कि जैसे कि आप लिख सकते हैं artificial intelligence is actually a computer controlled robot who perform various tasks for human beings. They have ability to reason, they are associated with human beings and their experiences। तो ऐसा कुछ इन जो आइडियाज दिए गए इनको थोड़ा एलॉबरेट करके इन पे थोड़ा लिख के और ज़्यादा ये पॉइंट्स आपको दिए गए, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको एक पैसेज लिखने में। ये पॉइंट जो काफ़ी है जो AI के रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड, इनको थोड़ा एलॉबरेट करेंगे तो आपका पैसेज हो जाएगा। तो रीडिंग स्किल आपकी इंपॉर्टेंट है जो अपनी क्लास में डेवलप की होगी आपके टीचर ने कि कैसे हम एक पैसेज लिखते हैं, वो यहाँ पे काम आने वाली है आपको। इसके बाद दूसरा है, अगर आपको ए नहीं है तो बी है यहाँ पे, राइट ए ब्रीफ आर्टिकल ऑन द यूज ऑफ इंटरनेट। देखिए यूज ऑफ इंटरनेट आपको पता ही होगा, आज का जमाना जो इंटरनेट का है, द हिंट वर्ड्स आर गिवन, इसके लिए भी हिंट वर्ड्स, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन, ग्लोबल विलेज, वर्क, वर्ल्ड पॉकेट लाइब्रेरी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए सर्च इंजन, ईमेल, यूट्यूब, व्हाट्सएप और बाकी चीज़ें, तकरीबन इसके लिए भी बहुत सारा जो मटेरियल है इस आर्टिकल को लिखने के लिए वहीं से है। आपको जो हिंट्स देगी इनको इलॉबरेट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिलती है, कैसे आप जैसे यूट्यूब है, कैसे वहाँ पे स्टडी बच्चे बड़े बड़े जो सिविल सर्विस के एग्जाम है या नीट के एग्जाम है बच्चों ने क्वालिफाई किए, तो ये सारा कुछ है यूज़ ऑफ इंटरनेट का। इसके बाद स्टूडेंट अर्ज कितनी बढ़ चुके हैं, या ऑनलाइन क्लास जो कोविड-19 आया था, फिर बहुत से बच्चे जो शिफ्ट हो गया था, जो रीडिंग स्टाइल था, जो स्टडिंग स्टाइल वो ऑनलाइन हो गया था। तो ये सारा कुछ आप इन पॉइंट्स को हाईलाइट करके एक अच्छा खासा एक आर्टिकल बना सकते हैं। दोबारा मैं कह दूं कि जो रीडिंग राइटिंग स्किल डेवलप की होगी आपने अपने स्कूल में थ्रू प्रैक्टिस, तो यहाँ पे वो काम आएगी। यहाँ पे अगर आपने वो स्किल डेवलप की है तो पॉइंट्स बिल्कुल काफ़ी दिए गए हैं जिनकी मदद से आप अपना आर्टिकल खूब ही अच्छा लिख सकते हो और अपने लिए तमाम मार्क्स इसके ले सकते हैं। इसके बाद सेक्शन डी की तरफ चलते हैं जो कि है लिटरेचर। 30 मार्क्स दिए गए हैं इसके लिए। पहला हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए 14, रीड द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द पोएम केयरफुली एंड डू एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स हैं, ज़्यादातर जो है पोएम से लिए गए हैं। अब यहाँ पे 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, 3 करने हैं, तो यहाँ पे आपको 3 दिए गए हैं, वो आपको करने हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला जो है ए, एंड ब्लेंडिंग एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बॉस, murmur a little sadly how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन आया है, which poetic device has been used in this stanza by the poet, एक्सप्लेन इट। आपको फिर एक्सप्लेन करना है। अब पोएटिक डिवाइस क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे है हाउ लव फ्लेड एंड पेस्टेड अपॉन द माउंटेन्स। अब लव जो है यहाँ पे इन एनिमेट थिंग है, इसको एनिमेट किया गया है, इसको दिखाया गया है कि एक जैसे पर्सन की तरह है, तो ये पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, तो पर्सोनिफिकेशन इसको बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। तो ये एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। अब फिर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में क्या करेंगे कि जो पोइट है, एक्चुअली आपको पता है ये जो WB यीट्स से अपने बिलाउड को इसने ये पोएम लिखी है कि आप फ्यूचर में देखेंगे जब आप बुरी हो जाएंगे, जब वक्त चला जाएगा। वक्त की मुद्दे की पोएम में ज़्यादा फोकस हो रहा है कि वक्त हर चीज़ की शक्ल सूरत बिगाड़ देती है। तो फिर ये अपने बिलाउड को बोलता है कि उस टाइम आप बुरी होंगी, आपके इर्द गिर्द जो आज है के जवानी में जो दोस्त है वो नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ मेरी यादें उस वक्त होंगी, लेकिन वक्त वो नहीं होगा। मेरी जो मोहब्बत आपके लिए वो गायब हो चुकी होगी, वो नहीं होगी उस टाइम, फिर आप रेग्रेट करेंगे। तो ये कुछ आप इसमें लिख सकते हैं, वक्त की जो मार होती है हर चीज़ पे, क्योंकि वे जो कहा गया है कि टाइम वेट्स फॉर नन, तो वो सारा कुछ इसमें लिखा गया है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोइम के रिलेशन जो आपने स्कूल में पढ़ा गया इन रिलेशन टू पोइम। इसके बाद दूसरा बी पार्ट है speak up for your lips are not sealed and your words are still your own, this upright body is yours, speak while your soul is still your own। अब आपको पता है ये जो है, ये जो पोइम है स्पीक अप, जो कि फैज़ अहमद फैज़ उर्दू में असल में लिखी है, जिसका जो कि आपको पता है उसका नाम है बोल बोल के लब आज़ाद है तेरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्लेन योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन। अब ये कहा गया है कि इस पोइम में ये वाला पार्ट जो है, ये जो मैं आंसर कर रहा हूँ, योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, ये वाला पार्ट आपको कहना है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब पहले आपको एक्सप्लेन करने से पहले ये ध्यान में रखना होगा, ये जो पोइम है इट वाज रिटन इन द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ब्रिटिश रूल था प्री इंडिपेंडेंस। तो उसमें अगर आप पोइम को देखेंगे, फैज़ अहमद फैज़ अपने लोगों के मुल्क के लोगों को कह रहा है कि नहीं, हमें इस जो कॉलोनियल रूल है हम पे इसको हमें ओवरथ्रो करना होगा, हमें इससे निकलना होगा, इस गुलामी की जंजीर को काटना होगा। तो यहाँ पे जो लाइन है योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जुबानें तो है, आप बात कीजिए इस गुलामी के खिलाफ, इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ बात कीजिए। आप अगर चुप बैठेंगे तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप बोलना चाहेंगे भी तो लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, या आप कुछ करना पाएंगे तो लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है कि आप बोल सकते हैं इस गुलामी के खिलाफ। ये जो फॉरेन रूल आप पे मुसल्लत किया गया है कॉलोनियलिज्म का, तो इसके खिलाफ, इसको ये जंजीरें तोड़ने के खिलाफ आप बात कर सकते हैं। तो ये कुछ आप लिख सकते हैं इस बारे में, तो ये एक्सप्लेन करना है। तो पोइम आपके जहन में होगी तो बिल्कुल आप आसानी के साथ इस लाइन को यहाँ पे इस तंजा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद सी पार्ट हमारा आ रहा है, नाउ इज द ग्लोब श्रिंक टाइट round the mouse's dull wintering heart, weasel and crow, as if molded in brass,
मूव थ्रू एंड आउटर डार्कनेस नॉट इन देयर राइट माइंड्स। अब क्वेश्चन क्या हमारे लिए है, द पोइट यूजेस द वर्ड ग्लोब to indicate something different from the literal meaning. Why? What is it? यहाँ पे क्वेश्चन है। तो पहले आपको ग्लोब देखना है। यहाँ पे देखिए, नाउ इज द ग्लोब श्रिंक टाइट। अब यहाँ पे आपको लिटरल मीनिंग, जैसे कि ग्लोब हम कहते हैं मॉडल ऑफ अर्थ, लेकिन यहाँ पे मॉडल ऑफ अर्थ की बात नहीं हुई है, इसका लिटरल मीनिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कहा गया है नाउ द ग्लोब श्रिंक टाइट। आपको पता है टेड ह्यूज की पोएम है, स्नोड्रॉप में है, और इसमें जो मेन फोकस है, जो बात कर रहा है क्रुअल्टी ऑफ विंटर, पर्टिकुलर क्रुअल्टी ऑफ नेचर की बात आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग्लोब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, इट शोज द इनकमिंग, इट शोज द हार्शनेस ऑफ कमिंग विंटर। जो विंटर आ रहा है और उसके बाद जो हर एक चीज पे पहरा लग जाता है। खासकर यहाँ पे माउस की बात हुई है, क्रो की बात हुई है, वीजल की बात हुई, उनकी दुनिया खो जाती है, वो सिमट जाती है, सुकड़ जाती है, उनको खाना खाने को नहीं मिलता है, वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में उनको डर लगा रहता है हर वक्त के हमारी मौत अब करीब है, हम मरने जा रहे हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से ग्लोब को यूज किया गया है। नाउ द ग्लोब इज श्रिंक टाइट, देखिए यानी उनके लिए दुनिया तंग हो चुकी होती है। माउस के लिए उसका जो हार्ट है वो अब उसकी बीट्स भी कम होनी, क्योंकि वो बुर्रों में चला जाता है, वो अपनी जो वहां पे अपने घर में जमीन के अंदर चला जाता है, बिकॉज ही इज थ्रेटन्ड ऑल अबाउट हिज लाइफ एंड ऑल द एट्रोसिटीज इन द विंटर। विंटर में जो एट्रोसिटीज इन जो छोटे छोटे जानवरों का जिक्र हुआ है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो पोएम अगर आपके जहन में है, इसको भी बिल्कुल आप अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद डी पार्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ late winter moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। अब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है इस पोएम के लिए। आपको पता है कमला दास की है, ये जो माँ के बारे में है, कमला दास की इसके माँ के बारे में बात कर रही है। क्वेश्चन है, द पोएट डिस्क्राइब्स हर मदर विद ए सिमिली, पॉइंट आउट द सिमिली एंड एक्सप्लेन इट। यहाँ पे एक सिमिली हुई है, सिमिली आपको पता है कंपेयर किया जाता है किसी चीज को दूसरी चीज के साथ। अब यहाँ पे माँ को किसी के साथ इसने कंपेयर, यहाँ पे देखिए इसने अपनी माँ को किया है कंपेयर एज ए लेट विंटर्स मून। हमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन इट। एक तो सिमिली हमने ढूंढ ली, अब एक्सप्लेन में क्या लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में कि क्योंकि इसको अपनी माँ कमजोर लग रही है, उसका रंग पीला पड़ चुका है, उसकी जो झुर्रियाँ हैं उसके चेहरे पे वो बिल्कुल नजर आ रहे हैं, लगता था कि मौत करीब है शायद उसकी। कमला दास के दिल में ये एक खौफ भी था कि मैं अपनी माँ को खोने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में ये लिख सकते हैं कि उसने अपनी माँ को कंपेयर किया है एक विंटर्स मून के, क्योंकि विंटर्स में जो मून होती है वो कमजोर, उसमें शाइन नहीं होती, वो ज्यादा पेल होती है, उसमें वो उतनी चमक नहीं होती है। तो बिल्कुल उसकी माँ में भी वो अब चमक नहीं है, वो जिंदगी की जो चमक होती है वो लगता है उसके ऊपर जैसे मौत का एक साया है, जैसे वो मौत के करीब जा रही है। तो ये कुछ आप लिख सकते हैं। तो कमला दास की जो फिक्र है अपनी माँ को खोने की वो आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट जो है, loss of hope has darkened the evening of my life too, and clouds gathering in the mind shed tears as they pass. The evening of troubles, my companion is also depressed and takes me along, holding me by the arm। अब क्वेश्चन हमारे लिए है, what companion do you see in the above line। आपको पता है ये जो पोइम है इसमें बात की गई है साइलेंस की, सॉलिट्यूड की, तन्हाई की बात की गई है इस पोइम में। अब यहाँ पे कहता है कि कंपेनियन, व्हाट कंपेनियन डू यू सी इन द अबव लाइन्स। अब कंपेनियन कौन था इस पोइट का, आपने जब पोइट पढ़ी होगी, हाँ, तो वेट विद रेन जो इवनिंग की बात हो रही थी इस पोइम में, कि जो पोइट आज है वो बिल्कुल उसका कंपेनियन नाउमीदी है, तन्हाई है, अंधेरा है। क्योंकि इस पोइम जब आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि वो याद कर रहा है अपने गुजरे हुए ज़माने को कि कैसा वो वक्त था, लेकिन आज का वक्त जो है नाउमीदी हर तरफ है, उसके पास सिर्फ तन्हाई है, उसके पास सिर्फ एक डेस्पेयर है, वो बिल्कुल नाउमीद हो चुका है। तो वही उसका साथी है, नाउमीदी, खामोशी, तन्हाई उसकी दोस्त बन चुकी है। तो ये सारा कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। सो ये था क्वेश्चन नंबर जो था ई पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, डू एनी ऑफ द, यहाँ पे देखिए डू एनी ऑफ द फोर फॉलोइंग। यहाँ पे हम जब देखते हैं हमें क्या करना होगा, डू एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग। आपको सिर्फ 4 करने होंगे, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा दिए गए हैं लेकिन आपको 4 करना है, ओनली 4। अब ये जो पार्ट है ये बिल्कुल आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़ा होगा, पहले मैं बोल चुका। अगर आपने ये तमाम जो प्रोज, पोइट्री और शॉर्ट स्टोरी वगैरह जो सेक्शंस हैं आपके इंग्लिश में, अगर आपने वो पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस को बखूबी आप अपने अल्फाज में इनका आंसर लिख सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चे मेमोराइज भी करते हैं, वो भी मसला, लेकिन बेटर मेरी सजेशन रहेगी कि आप स्टोरी को बाज़ाब्ता अच्छी तौर समझें, उसको बार बार पढ़ें उसको, और खुद अपनी राइटिंग स्किल्स को निखारने की कोशिश करें। और उससे फ़ायदा क्या होगा, जब आपके जहन में स्टोरी कंप्लीट होगी, आपने उसको अंडरस्टैंड किया होगा, तो ये जो सारे क्वेश्चन है इनका आंसर आप बखूबी लिख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन,
व्हाई डज मिसेस बेनेट थिंक दैट मिसेस लॉन्ग इज सेल्फिश। तो पहला जो आपको पता है 3 बेटियां थी मिसेस बेनेट की, तो मिसेस लॉन्ग की भी एक भतीजी थी, वो मिसेस बेनेट सोच रही थी कि शायद वो अपनी भतीजी की शादी कर देगा जो वहाँ पे एलिजिबल बैचलर था जिसके पीछे सब पड़े हुए थे, तो इसीलिए मिसेस बेनेट को लग रहा था कि मिसेस लॉन्ग सेल्फिश है। तो ये आंसर आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। इसी तरह तमाम क्वेश्चंस का आंसर आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि आपने पूरी तरीके से तमाम चैप्टर्स को अंडरस्टैंड किया, कंप्रेंड किया और अपनी राइटिंग स्किल्स को निखारा होगा। इसके बाद नीचे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक आपको करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दो में से एक करना है। ए पार्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले द प्रपोजल। तो जो थीम है जो एक प्ले है आपके इस क्लास टेक्स्ट बुक में, उसका नाम जो है द प्रपोजल, उसका थीम क्या है, तो उसके बारे में लिखना है आपको। यहाँ पे 6 मार्क्स है, तो ठीक ठाक आपको लिखना है। जैसे कि आपको पता है एंटन शिको जो है, तो इस ड्रामा में, इस प्ले में वो बात कर रहा है कि जो एक फेथ हुआ करती मैरिज में रशिया में, वो खत्म हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जो नैटेलिया है, तो जब शादी का प्रपोजल उसके पास आता है तो लड़ाइयाँ झगड़ा, वहाँ पे एंगर भी दिखाया गया है, वहाँ पे अननीडेड आर्गुमेंट्स को भी हाईलाइट किया गया है इस प्ले में कि कैसे हम फजूल की बकवास पे एक जो अच्छा रिश्ता वो भी गंवा सकते हैं या अपना खामखा का जो वक्त ज़ाया करते हैं। लेकिन मेन जो थीम इस प्ले का है कि वो एंटन शिको जो प्ले राइट है इसका, कि उसने दिखाया कि रशिया में उस टाइम में कैसे जो ये जो शादी का जो ये प्रपोजल हुआ करता था, एक तो वो एक दूसरे को इसलिए शादी में बांधना चाहते थे, वो अपनी माली जो सलाहियत है उसको बढ़ाना चाहते थे, अपनी जो प्रॉपर्टीज को बढ़ाना चाहिए, और दूसरा उनको फेथ नहीं थी वो मैरिज की जो एक फेथ होती है एक ग्रोइंग और ग्लोइंग नेशन में, वो लॉस हो चुका था। वो भी इस प्रपोजल इस प्ले में दिखाया गया, वो भी आप लिख सकते हैं। और थोड़ा सा आप अननीडेड जो आर्गुमेंट्स और एंगर है उसके बारे में लिख सकते हैं जो नटेल ने दिखाई, उसकी फैमिली ने। और क्योंकि आप देख सकते हैं पहले तो उन्होंने फजूल में इतना आर्गुमेंट किया, लास्ट में जब शादी की, लेकिन शादी के पहले दिन उनकी फिर दोबारा झगड़ा हुआ। तो इन नटशल जो मैरिज का जो ऑस्पेशियसनेस रहती है वो एंटन शिको ने दिखाया, कैसे वो तितर बितर हो चुकी थी उस जमाने में रशिया में। तो ये इसका मेन थीम रहेगा, आपको इसके बारे में लिखना है। जब आपने प्ले पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि मुझे क्या लिखना है, वही मैं कहूँगा। सजेशन मेरी रहेगी, आपने पूरी तरीके अंडरस्टैंड किया हुआ तो सेल्फ राइटिंग कीजिए, अपने अल्फाज में लिखिए, ज़्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन शर्त वही है कि आपने अपनी राइटिंग स्किल्स को निखारा है, आपने बिल्कुल संवारा है अपनी राइटिंग स्किल को। इसके बाद बी पार्ट यहाँ पे है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नटेलिया। दोबारा इसी से आ रहा है, नटेलिया जो मेन इसमें कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है जिसकी शादी का प्रपोजल आया था, तो उसके कैरेक्टर के बारे में आपको लिखना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप नटेलिया मेन फोकस है, वहाँ पे मेन कैरेक्टर है। जो गुडालो है वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, आर्गुमेंट्स पे आर्गुमेंट्स करती है, तो उसका कैरेक्टर आप बिल्कुल आपने देखा होगा प्ले में क्या रहा है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है डू एनी वन ऑफ फॉलोइंग। आपको एनी वन एक ही करना है, इन 3 में से एक ही, जैसे ऊपर के 2 में एक ही करना था, इसी तरह आप इन 3 में से एक को आपको अटेम्प्ट करना है और आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। अब पहला जो है द कोर्स ऑफ लोजेल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। तो आपको पता है लोजेल जो थी, जब उसने अपनी दोस्त से हार मांगा, नेकलेस मांगा, फिर उसको गुम हो गया, हालांकि वो नकली था, लेकिन फिर क्या क्या करना पड़ा उसको, कैसे उसकी लाइफ चेंज होगी। वो मजदूर एक तरीके से बन गई, सारे घर के काम करती थी, उसकी खूबसूरती उड़ गई, उसका दिन का आराम और रातों का चैन वो भी हराम हो गया। उसके जो हस्बैंड थे वो भी कर्जा ले लेके उनकी जिंदगी मानो टोटल चेंज हो गई। तो वो एक छोटी सी गलती जो उसने दूसरों से चीजें मांगी उनको फिर गवा दिया, तो इस पे हमें एक सबक मिलता है। तो वो सारा कुछ आपको लिखना है। तो कह सकते हैं कि जो एक सम एंड सबस्टेंस समरी जो इस स्टोरी की है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। 6 मार्क्स है, तो ठीक ठाक आपको लिखना होगा इसका आंसर। इसके बाद अगर ये नहीं तो दूसरा है हाउ डिड बोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ अर लाइफ। अब आपको बोली की पता है, जो स्टोरी है कि वो जो स्टैमरिंग होती है उसको जो बोलने में तकलीफ थी, लेकिन कैसे उसकी टीचर ने उसकी ज़िंदगी में आके उसकी ज़िंदगी कैसे उसने बदल दी, जब उसने उसको एनकरेज किया, जब उसने उसको कहा कि नहीं आप अगर स्टैमिंग है इसको आप उसके ऊपर काबू पा सकते हो, जब उसने एनकरेज किया उसको स्कूल में, तो दिन ब दिन बोली में एक कॉन्फिडेंस आया। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि बोली ने कैसे अपने हक में, जब उसकी शादी हो रही थी तो जहेज पे बात आई, लेकिन कैसे उसने वो रिश्ता जो लालच पे खड़ा हुआ होने वाला था उसको इनकार कर दिया उस रिश्ते से, और कैसे बिल्कुल विदाउट स्टैमिंग विद कॉन्फिडेंस उसने बोला अपने हक में, अपने फादर के हक में। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखना है, और उसका जो मेन क्रेडिट जाता है उसके टीचर पे जाता है, तो उसको आप इस क्वेश्चन में हाईलाइट करेंगे, तो ये 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर ये भी नहीं तो तीसरा जो दिया गया ये क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ डज द स्टोरी द सर्वेंट रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जेरासिम। तो ये जो स्टोरी है बिल्कुल सिंपैथेटिक एक स्टोरी है कि जेरासिम जो होता है, आप उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी जो ह्यूमिलिटी जिसको हम कहेंगे कि काइंडनेस,
उसका जो दिल जो था बिल्कुल नरम था, साफ था और वो सिंपैथेटिक था। आपको वही दिखाना है। क्यों? वो आप दिखा सकते हैं कि जब जरासिम को अपने दोस्त के थ्रू नौकरी मिली मिस्टर शेरोव के घर में, लेकिन उसको जब पता चला कि वहाँ जो बूढ़ा जो कपल था उसको नौकरी से निकाल के उसको रखा गया, तो फिर कैसे उसने इनकार कर दिया अपने आप को दोबारा मुश्किलों में, हालांकि वो अनएम्प्लॉय था, उसने वही प्रेफर किया अपने लिए। लेकिन ये सोचा कि जो बूढ़े जो दो वहाँ पे लोग थे उनको निकाल के मुझे जॉब में उसका हकदार नहीं हो, ये जुल्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमिलिटी है, ये काइंडनेस का गेस्चर है, जो एक सिंपैथेटिक हार्ट रखता था जेरेसिम, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था सारा कुछ जो मॉडल पेपर था इंग्लिश का क्लास 10th का फॉर द मार्च 2023। आई होप कि आपको इससे काफ़ी कुछ फायदा मिलेगा अपने आने वाले एग्जाम में। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और लेटेस्ट वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।